इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले को चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस वक्त PTI रहनुमा फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डी-सीट किया गया, नाअहल करार दिया गया, एक बॉन्डी कोशिश की गई कि उन्हें नवाज शरीफ के बराबर लाके खड़ा किया जाए। उसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम के रिएक्शन की, पाकिस्तान के अवाम के रद्द-ए-अमल की एक झलक आपने कल देखी। और अभी पार्टी की कोई अपील नहीं थी, इमरान खान की कोई अपील नहीं थी, और पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले। सबसे पहले कोयटा का शहर बंद हुआ, जो समझा जा रहा था कि जी वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं होता। कल सबसे पहले कोयटा बंद हुआ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और द्यामेर में एहतजाज हुआ, और उसके बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, कराची, सक्खर, हैदराबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, कौन सा शहर है जहाँ पे लोग दीवानावार बाहर नहीं निकले और उन्होंने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। एक ऐसे कौमी लीडर को सियासी धारे से बाहर करने का मकसद सिर्फ एक हो सकता है, और वो ये कि आप पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस वक्त जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो रुफ़क़ाए-कार हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपका फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। और ये सिर्फ कल मुस्तरद नहीं किया, इससे पहले आपने वफाकी काबीना के चंद वज़रा के साथ मिलकर जो घिनौना खेल खेला और जेरीमेंडरिंग की, जिस तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज सेलेक्ट की, हल्के सेलेक्ट किए और वहाँ पे इंतखाबात कराए, वहाँ पर आपके मुंह के ऊपर पाकिस्तान के अवाम ने एक ज़ोरदार तमांचा मारा और तमाम नशिस्तों के ऊपर इमरान खान कामयाब हुए। उससे पहले पंजाब के इंतखाबात में पंजाब की अवाम ने फ़ैसला इमरान खान के हक़ में दिया। अगर पाकिस्तान में ज़रा सी भी जमहूरियत होती तो अवाम के इन दो बड़े फ़ैसलों के बाद सर तस्लीम ख़म किया जाता अवाम के सामने और मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाता। लेकिन बदकिस्मती से साजिशें हैं कि थमने में नहीं आ रही, साजिशें हैं कि बंद कमरों से बाहर नहीं आ पा रही, और जब भी ये बाहर आएंगी पाकिस्तान के अवाम इन साजिशियों का और इन साजिशों का गला पकड़ेंगे। और आज देखिए, फ़ैसले को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक फ़ैसला रिलीज़ नहीं किया गया। अली बुखारी साहब हमारे सीनियर एडवोकेट, कल से इन्होंने और फैसल साहब ने ये अप्लाई किया हुआ है फ़ैसला, और इसका नंबर जो है वो 1918/21/10/2022 कल 6 बजे का ये इन्होंने फ़ैसले की कॉपी अप्लाई की हुई है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला नहीं दिया। अगर आपके पास फ़ैसला मौजूद ही नहीं तो कल आपने सुनाया क्या है? अगर आपके मेंबरान के दस्तखत ही नहीं तो जो जजमेंट का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपके मेंबरान के दस्तखत नहीं हैं तो जजमेंट नहीं है। और पिछली दफ़ा भी फॉरेन फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमिश्नर ने यही किया, फ़ैसला जारी किया गया, वेबसाइट के ऊपर फ़ैसला और था और बाद में उसमें इजाफ़ा कर दिया गया। इस फ़ैसले में भी अब रद्दो बदल और तहरीफ की जा रही है, इस फ़ैसले में भी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, और हुकूमत की जो कल मर्ज़ी की चीज़ें इसमें शामिल नहीं हुई हैं वो शामिल की जा रही हैं। इससे ज़्यादा बददियानती किसी इदारे की जिसके पास इंटरेस्टमेंट हो जजमेंट की क्या हो सकती है? एक तरफ कहा जा रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन की तौहीन ना हो, हम इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन एक ऐसे इलेक्शन कमीशन का क्या किया जाए कि जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर
और 2 मेंबरान यानी 5 में से 3 मेंबरान के ख़िलाफ़ रेफरेंस पेंडिंग हो, आला अदालतें उस रेफरेंस को सुने ना और हमें रोज़ उसी इलेक्शन कमीशन के सामने भेज दिया जाए कि इसी से ही आप अपने फ़ैसले करवाएं, तो आप उसको हम फूलों के हार पहनाने से तो रहें। या तो अदालतें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं कहूँगा, या तो आप हमारे रेफरेंस का फ़ैसला करें और आप हमें कहें कि ये रेफरेंसेस नहीं बनते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप रेफरेंसेस का फ़ैसला करें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो रेफरेंस पेंडिंग है, हम कह रहे हैं ये बदयानती कर रहे हैं हमारे साथ, हम कह रहे हैं कि ये एक वन साइडेड एक कमीशन है और फिर रोज़ाना हमें उन्हीं के सामने भेज दिया जाए कि नहीं आप फैसले भी आप करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI की फंडिंग केस का फैसला इकट्ठा किया जाएगा। आप लोग गवाह हैं, आप लोगों ने सुना भी नहीं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के फंडिंग केसेस किधर गए। तोशा खाना केस जो जरदारी का और इसका है नवाज शरीफ का, 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनका केसेस का पता ही नहीं है कि किधर है। 1100 अरब रुपए के मुकदमे इनके नैब कोर्ट में तरमीम करके वापस हो गए हैं। 16 अरब रुपए का केस शहबाज शरीफ का, बिल्कुल जो ओपन एंड शट केस था, एक वाज़े मुकदमा था, उसको जो है वो यहाँ से नैब कोर्ट में से जो है FIA की कोर्ट से जो है उसको ख़त्म करवा लिया गया है। ये तमाम ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और इन ज़्यादतियों का बदला जब भी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान के लोगों ने लिया है। लेकिन यूँ लग रहा है कि हमें एक जो वाज़े तौर के ऊपर इनकलाब की तरफ जाना पड़ेगा, लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी पड़ेगी और हमने जो मौका दिया इस हकूमत ने और हकूमत से मुंसलिका जो लोग हैं उन्होंने वो ज़ाया कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के पास कोई और चारा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए बाहर निकलें और इन ऐवानों को इन शैतानों से खाली करवाएं। साहब ये बताएं कि आपको ये तमाम माहौल एक इस तरफ जा रहा है, वाज़े तौर पर टकराव की सियासत आ रही है, तो ब्लड शेड आपको नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि क्या इमरान खान के खिलाफ ये तमाम जो एक मूवमेंट चल रही है, क्या आप समझते हैं कि उनको पूरी तौर पर आम इंतखाबात आने वाले जितने भी हैं उनसे आउट किया जाना चाहते होगा? मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो यकजहती को आप कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं कि वो लीडर जिसकी आवाज़ के ऊपर कोयटा से लेके काशगर तक और जिसकी आवाज़ के ऊपर कराची से लेके लाहौर तक लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ उसके साथ मिलाते हैं, आप अगर उसको सियासत से बाहर करते हैं तो आप किसको कमज़ोर कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। तो माइनस इमरान खान का जो एक ड्रीम है, जो एक ख्वाब है, जो बहुत छोटे लोग ये ख्वाब देख रहे हैं, उनका ये ख्वाब बहुत बड़ा है, ये पूरा नहीं होगा। अच्छा, आप बताइएगा कि कल सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि खान साहब को से मुलाकात हुई है, उसके बाद जो है उन्होंने अपना इख्तिताब भी रिकॉर्ड करवाया और एहतजाज की कॉल वापस ले ली। इस बारे में क्या कहते हैं? इमरान खान सुबह 2 बजे से लेके तो रात तकरीबन 9 बजे तक पूरी पार्टी वहाँ पे थी। 1-on-1 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सारी पार्टी वहाँ पर थी और ये पार्टी का फैसला था। कल फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। मौजूदा सियासी बहरान का क्या हल निकाला जाए? हुकूमत और PTI का राब्ता हुआ है। 2 रोज कबल फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का इंकशाफ हुआ है। PTI आम इंतखाबात जल्द कराने पर बज़िद है। इसी मामले पर बात करेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंसार अब्बासी साहब, इन मुज़ाकरात के बारे में आपके पास क्या इतलात हैं और इन मुज़ाकरात में अब तक क्या कुछ हुआ है? देखिए, आपको पता है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो 25 मई को आपको याद होगा कि एक मुलाकात दोनों साइड्स के ऊपर हुई थी और उसके बैकग्राउंड में ये था कि वो फैसिलिटेट की थी इस्टेब्लिशमेंट ने, ताकि ये जो पॉलिटिकल अपहीवल है और जिस तरह अनसर्टेनिटी है और इसका इकोनॉमी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो ताकि 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था इमरान खान साहब का, ताकि
उसको अवॉइड किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो सुबह मीटिंग हुई दोनों साइड्स की, वो कामयाब नहीं हो सकी। उस मीटिंग में ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के भी एक अहम जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी शामिल थे। और उसके बाद आपको बताया कि जिस किस्म का जो गैप था गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, जिस किस्म की अनफॉर्चुनेटली जो नफरत की सियासत है जो पाकिस्तान में वो बढ़ती गई, और PTI का टोटल प्रेशर ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रहा कि जी, और वो उनकी डिमांड सब उन्हीं की तरफ थी कि आप जो है वो इस गवर्नमेंट को फारिग करें और इलेक्शन जल्दी करवाने को इंश्योर करें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा ये रहा कि जी हम मैक्सिमम फैसिलिटेट करवा सकते हैं, आप दोनों साइडों को बैठा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट किसी किस्म का रोल अदा नहीं करना चाहते, हम पॉलिटिक्स से एक साइड के ऊपर होना चाहते हैं। तो उस लिहाज से ये एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि 2 दिन पहले इन दोनों साइड्स के रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम हुकूमत के 2 लोग जो कि वफाकी वजीर भी हैं, अहम लोग हैं, उनकी PTI के 2 अहम लोगों से मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में ज़ाहिर है इनिशियल यही वाली बातें हुई थी उनकी जो अगर एक तरफ डिमांड थी इमरान खान साहब की या PTI की कि इलेक्शंस का आप फैसला करें और फिर हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कर लेंगे, बाकी भी जो रिफॉर्म्स हैं वो भी हम सब कुछ कर लेंगे। और इस तरह का ये कि जी मार्च, अप्रैल, मई, जून इस लिहाज से अगर इलेक्शन भी हो जाएं तो PTI उसके लिए प्रिपेयर्ड होगी। जबकि PTM का आपको पता है जो व्यू है वो ये कहते हैं कि हमने अपना टेन्योर कंप्लीट करना है। तो अभी इनिशियल डिस्कशन हुई इन दोनों साइड्स की, और वो दोनों अब ज़ाहिर है दोनों साइड्स अपनी अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ ज़ाहिर है वो रब्ता करेंगे या किया होगा ऑलरेडी उन्होंने। और उसके बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि अब नेक्स्ट मीटिंग होगी और उसमें शायद दोनों साइड्स की रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगी। और कोशिश यही की जा रही है कि जी अगर ये बातचीत हो जाए, और इमरान खान साहब भी अपने लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, वो भी इसी उम्मीद के साथ, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जी इस चीज़ को कि जी किसी तरीके से नेगोशिएटेड जो है वो सेटलमेंट हो जाए, जो हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो उस लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन नाम मेरे पास नाम वैसे हैं 4 लोगों के जो शामिल थे, लेकिन एहतियात उसमें सिर्फ ये है, मेरी इन लोगों से भी एक जो बात हुई तो उनका ये कहना था कि देखें अगर नाम आपने भी दे दिए तो पहले तो वो यही कह रहे थे कि जी ये सीक्रेट रखा जाए तो बेहतर होगा, बिकॉज इसमें ये है कि स्पॉयलर्स बहुत से होते हैं। और आपको पता है कि इवन दोनों साइड्स में PTI के अंदर भी स्पॉयलर्स हैं, PDM के अंदर भी स्पॉयलर्स हैं। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत इस बात की है कि जी इसको ये जो अगर दोबारा कॉन्टेक्ट हुआ दोनों साइड्स का, जो कि एक पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू है इन इटसेल्फ, कि कम से कम डायरेक्ट इन्होंने आपस में एक दूसरे से रब्ता किया और बातचीत शुरू की, तो इसको इनकरेज करने की जरूरत है ताकि हमारे जो मसाइल हैं, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसका हल निकाला जा सके। हुकूमत और PTI के दरमियान हुए राब्ते की तफसील आप हमसे शेयर कर रहे थे। अंसार अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून इस वक्त लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। Only abrogated by the people who are in brown uniform. Sometime the provisions of the Constitution have been abrogated under the garb of interpretation of law. And this was done by the honorable judges. And similar is the position with regard to the interpretation of Article 63A, whereby certain things have been imported in the Constitution. And this is the principle of interpretation. No word can be imported and no word can be deleted from the Constitution, but in the present interpretation, and that's why we went before the Honorable Court and we requested there should be a full court, but for the reasons best known to the Honorable Chief Justice, only out of 12 or 13, 4 or 5 judges are holding the field. And all this can be seen. But we hope for the better future. Inshallah, by the grace of Almighty, our senior peony, Mr. Justice Qadi Faiz Isa, will take, and all these matters which are suggestions of the bar with regard to the
constitution of benches. With regard to the constitutional matters, he will work for the posterity. He will work for the posterity. We hope for the best. So, इन्हीं गुजारिशात के साथ, इन्हीं ख्यालात के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ. I am so grateful to all the people who have gathered here all over the country from the foreign jurisdictions to share their views and to share the memories and the path given by Asma Jahangir. I am also grateful for the lower judiciary sessions Judge Lahore, Mr. Tanveer Akbar, and the honorable judges of lower judiciary who are here. So, इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं दोबारा तमाम का और अपनी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी, the elected members of the Supreme Court Bar Association, the whole executive is present here. I am grateful to them. They are all here being co-hosts of the two-day conference. With all these remarks, I am so grateful and thankful to all the participants. Thank you. का दर्स देने वाला लीडर अगर कानून की हुक्मरानी के जवाब में गिराओ, जलाओ और तशद्दुद करेगा तो ये उनका चेहरा भी साफ तौर पे कौम को नजर आ रहा है कि जैसे खान साहब ने कई मास्क लगाए होते हैं, कानून की हुक्मरानी का भी उन्होंने मास्क लगाया हुआ था. दरअसल उनके अंदर एक फैशिस्ट माइंड है जो किसी आइन और कानून को तस्लीम नहीं करता. ये बात भी अहम है. मैं अहले वतन को बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया है वो यूनानिमस है, इत्तफाक राय से आया है. अगर इस फैसले में स्प्लिट होता तो कहा जा सकता था कि इसमें किसी इबहाम की गुंजाइश है. यहां पर तमाम अरकान कमीशन ने इत्तफाक राय के साथ खान साहब को करप्ट प्रैक्टिसेस का कसूरवार पाया है, जिसका मतलब यह है कि द मैटर वाज ब्लैक एंड वाइट. इसके अंदर कोई ग्रे का शेड नहीं था जिसमें कोई इबहाम हो. लिहाजा ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी वजीर आजम को करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर नाअहल किया गया है. यूसुफ रजा गिलानी साहब की जब नाअहली हुई तो उसकी वजह यह थी कि उन्होंने एक खत नहीं लिखा था जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अजूली के जुर्म में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया. नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा का मुकदमा पेश हुआ और JIT बनी, पलंदे पेश किए गए, लेकिन किसी किस्म का कोई करप्शन का एविडेंस सामने नहीं आ सका. लिहाजा उन्हें नाअहल पनामा में नहीं किया गया, उन्हें नाअहल अपने बेटे से 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल ना करने के जुर्म में नाअहल कर दिया गया. इमरान खान साहब के खिलाफ अव्वल तो नाअहली तभी हो जानी चाहिए थी अगर यूसुफ रजा गिलानी केस को बुनियाद बनाया जाता जब उन्होंने 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के पंजाब बल्दियाती इदारों के फैसले को अमल दरामद नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अजूली की. 7 महीने तक वो मुंह चढ़ाते रहे सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो बहरहाल ताकतवर थे शायद तमाम इदारों से. आज उनकी नाअहली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के जुर्म में नहीं हुई. आज उनकी नाअहली अपने किसी बेटे की कंपनी से तनख्वाह वसूल ना करने के जुर्म में नहीं हुई. उनकी नाअहली करप्ट प्रैक्टिस के जुर्म में हुई है कि to the laws that are passed by the legislature. In this year's conference, all these issues will be discussed, but we can never forget the defiant voice that Asma Jahangir raised to promote rule of law, constitution, justice, peace and democracy in Pakistan. Asma will always be remembered for her passion, strength and her lasting contributions to Pakistan. She was an illustrious human rights activist who bravely fought for the less fortunate people in Pakistan, often at great personal risk. And we have been witness, many of us have been witness to this.
She championed the cause of women, children, bonded labor, religious minorities, journalists, the disappeared ones, and so many others. She confronted injustice wherever she saw it, and she could not be coerced by mightiest, well-entrenched bullies. She was a matchless, brave fighter who established Pakistan's first all-women legal firm in Lahore and was one of the founders of the Human Rights Commission of Pakistan. Asma Jahangir's human rights were not only limited to Pakistan, she served as UN Special Rapporteur 3 times on extrajudicial summary or arbitrary executions, on freedom of religion or belief, and on Iran. She fought for cause of rule of law and constitutionalism and was a staunch opponent of role of undemocratic forces in Pakistan, injustice and inequality. I was just considering, I have a written speech which consists of 11 pages, but I believe being the second last speaker, I should leave it to the chief guest of this evening, Mr. Justice Qazi Faiz Isa, who always comes very well prepared and do justice with the topic. I would only be sharing my heart with the participants, and on the behalf of government, I must state that Government of Pakistan is committed to perform its constitutional obligations and duties in a manner to ensure enforcement of fundamental rights guaranteed under the Constitution. The government is also very clear that the rights activists and organizations must be provided an environment where they can freely function and serve the neglected and oppressed segments of the society. Once again, I congratulate the organizers of this conference, and I also always consider one of them. I can see so many faces who actually worked with Asma Marhuma shoulder to shoulder. Mr. Frasyab Khatek, Sher Lala is sitting there, Shehwani Saab is also there, Yasin Azad, Dr. वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब लाहौर में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।